हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजीव कुमार निषाद आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। एक बार पुनः आप लोग के बीच में एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो इसमें जिस टॉपिक की हम लोग को आज चर्चा करनी है वो है मिल्क। हमने आपको चूंकि पढ़ा दिया था तो उसमें कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स का भी समावेश रहता है, तो वही चीज़ें बताने का मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हेडिंग ही मैंने डाला है मिल्क प्रोडक्ट्स, दुग्ध उत्पाद। तो ये बीएससी के या ग्रेजुएट के सिलेबस में इसका समावेश किया गया है। तो उसमें सब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, और उसमें भी हम ज़्यादा यहाँ पर जिक्र इसलिए नहीं कर सकते कि समयाभाव में इसका इस प्लेटफॉर्म पर करना संभव नहीं है। सारी चीज़ें संभव हो पाती है ऑफलाइन ही, तो लेकिन फिर भी जो एग्जाम ओरिएंटेड हो उन पर हम ध्यानाकर्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको आप लोग देखिए, लेकिन इसके पहले मैं आप लोग से पुनः निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसकी पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच हो सके। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है यहाँ पर पास्चुराइजेशन। अब पास्चुराइजेशन यहाँ पे हमने लिख इसलिए दिया कि आपको एक ध्यानाकर्षण यहाँ किया जा सके। नहीं तो एग्रीकल्चर में पास्चुराइजेशन को आप इतनी बार पढ़े होंगे कि हम जो भी बताएं वो शायद कम होगा, क्योंकि आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट से भी पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर में भी जाके पढ़ेंगे, बहुत सी जगह पढ़ेंगे। तो इसलिए इस सब पर बहुत सारा फोकस हम नहीं कर रहे, लेकिन इसको लिखने का अर्थ ये था क्योंकि हमारे में भी इसका डेयरी में भी इसका उपयोग होता है, इसलिए इस शब्द को यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो इसके इतिहास में हम यहाँ नहीं जाएंगे, इतिहास आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे सीधे बात करें तो देखिए लिखा है हीटिंग द एवरी पार्ट्स ऑफ मिल्क एट, टेम्परेचर को ध्यान रखिएगा, एट 63 डिग्री सेंटीग्रेड, कोष्टक में है 145 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 30 मिनट्स ORR, अथवा 72 डिग्री सेंटीग्रेड, कोष्टक में 161 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 15 सेकंड इज कॉल्ड पास्चुराइजेशन। मतलब दूध के प्रत्येक कण को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए या 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए गर्म करने को ही पास्चुरीकरण कहते हैं। अब सामान्य रूप में थोड़ा सा यहां पर हम लोग ये देखेंगे कि जो यहां पे बातें लिखी गई है और जो हमारे घरों में होता है, क्या ये पहले से ही तो नहीं चला आ रहा है। तो हम लोग अपने गांव देखेंगे कि जब भी हमारे घरों में दूध आता है तो हम लोग को एक पता है कि सबसे पहले हम लोग दूध को गर्म ही करते हैं। तो दूध को सबसे पहले गर्म करने का मतलब यहां भी तो ही बात कह रहा है कि दूध को गर्म करना। हमारे घरों में जब भी कभी भी दूध आता है, कहीं से भी आया, हो सकता है वो मार्केट से हम लोग पैकेट का दूध ले आए, बावजूद इसके हम लोग उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। मतलब हम लोग को यह एक तरह से हम लोग की एक सोच में इस चीज को बना दिया जाता है और हम लोग उस कार्य को करते हैं। तो यहां पर उसी बात को एक लैंग्वेज दे करके लिख दी गई है। यही है जो हमारे घरों में आज नहीं आदि से चली आ रही है। तो इसमें देखिए, उसके बाद आइए अब हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है पास्चुराइज्ड मिल्क शुड बी केप्ट एट द टेम्परेचर ऑफ, मतलब पास्चुरीकृत दूध को किस तापमान पर रखना चाहिए। तो पास्चुरीकृत दूध को यहां पे जो लिखा है टेम्परेचर दिया है वो दिया है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां पे मैं बार बार जोर देता हूं कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको आप अपना कन्वर्ट करते रहिएगा, देखते रहिएगा, डिजिट कोई भी पूछी जा सकती है, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। पास्चुराइज्ड मिल्क शुड बी केप्ट एट द टेम्परेचर ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब आप देखिए, अब आप इसको थोड़ा इसमें देखें, चाय पीते हैं जो कि हमें लगता है, अगर अपने देश की बात करें तो हर एक नागरिक अधिकांश तो पीते ही हैं, और जब भी आप शहर में रहते हैं तो सिंपल सी बात है आपको पैकेट का ही दूध लेना है। तो अब देखते हैं पैकेट के दूध को हमेशा वो लोग फ्रिज में रखते हैं, और फ्रिज का मतलब अब आपको ये भी पता है उसका टेम्परेचर कितना है। तो इसका मतलब उसी टेम्परेचर की बातें की जा रही है। अब क्यों की जा रही है, क्योंकि यदि इस टेम्परेचर पर रखा जाएगा तो यह अधिक समय तक क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। अब इसके एक सवाल कभी कभी बच्चे पूछते हैं कि सर क्या पास्चुराइज्ड मिल्क को सीधे
उसको हम पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं या कंज्यूम कर सकते हैं। तो जो दूध पाश्चुरीकृत है उसको गर्म करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो इसमें तो ये चीजें ऑलरेडी की गई है। तो इससे जब आप जो है पैकेट का दूध लाते हैं और फिर उसको गर्म करके फिर पीने का जो एक दिनचर्या अपनाते हैं कि नहीं गर्म करके ही पीना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जिसकी बात आप कर रहे हैं वो गर्म करने का मतलब इस क्रिया को करने की बात कर रहे हैं, और ये क्रिया ऑलरेडी करने के बाद ही वो पैकेट का दूध आप तक पहुंची है। तो इसलिए उसको सीधे उस पैकेट को आप जो है खोलकर और उस दूध को कंज्यूम कर सकते हैं, उस पर आपकी सेहत पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि वो पूरा चिल्ड हो, चिल्ड नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल इसको निकाल करके ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, आराम से आप उसको पी सकते हैं, गर्म करने की जरूरत नहीं है। आइए आगे देखते हैं। यहां पर आगे लिखा है, देखिए यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इन एलटी सिस्टम मिल्क शुड बी हीटिंग एट, मतलब एलटी पद्धति से दूध को गर्म करना चाहिए। अब एलटी का मतलब क्या है? यहां पर देखिए भैया है लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। एलटी का फुल फॉर्म क्या है? लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। तो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम पद्धति से यदि दूध को हम ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पाश्चुरित कर रहे हैं यदि, तो उसको कितने समय तक और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे? तो यहां पर आपका देखिए ये चीजें लिखा है 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने मिनट के लिए? 30 मिनट के लिए। ध्यान रखिएगा भैया, दोबारा यहां पर मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि इनके ना ही टेम्परेचर में और ना ही इनके टाइम में कोई आप परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें स्पेसिफिक होती है, इसलिए इसको आप एज सच ही देखेंगे। उसके बाद है आपका एसटी सिस्टम मिल्क शुड बी हीटिंग एट, मतलब एसटी पद्धति से यदि दूध को हम पाश्चुरीकृत कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, सामान्य भाषा में पाश्चराइजेशन का मतलब गर्म करना, गर्म कर रहे हैं, तो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर और कितने समय तक के लिए किया जाता है? तो देख लीजिए यहां पे आपका लिखा है 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने मिनट के लिए? तो यहां मिनट की बातें नहीं है भैया, आ गया है सेकंड, मात्र 15 सेकंड, 15 सेकंड के लिए। ठीक है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने सेकंड के लिए? 15 सेकंड के लिए। उसके बाद देखिए आ गया यूएसटी, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अगर अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पद्धति से दूध को जो है पाश्चराइज किया जा रहा है, तो कितने जो है डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाएगा? तो यहां पे देखिए लिखा है आपका 135 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड, और कितने सेकंड के लिए? लेस देन 1 सेकंड या 1 सेकंड लिखा रहता है, फॉर 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के लिए। अब 1 सेकंड कितना होता है वो तो आप भी उसको जो है देख सकते हैं। इसका मतलब 135 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब दूध को गर्म किया जा रहा है, तो कितने पे? 1 सेकंड। अब ये किसके लिए है? ये सारा का सारा जो कार्य किया जा रहा है पाश्चराइजेशन का। इसका मतलब पाश्चराइजेशन इस आधुनिक युग में 3 तरीके से किया जा सकता है। तो हमारे देश में डेयरी के बहुत सारे बड़े फार्म हैं, बहुत बड़े बड़े फार्म हैं, तो अब उसमें किसमें कौन सा होता है? तो इनके लिए देखिए सबसे अच्छा होता है कि कम समय में अधिक जो है दूध पाश्चराइज हो जाए। तो ये चूंकि यूएसटी लेटेस्ट है, तो बहुत सारे बड़े बड़े फॉर्म में इसका भी उपयोग किया जा रहा है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है इन विच स्टेज फैट इज फाउंड इन मिल्क। सिर्फ इतना कहने का मतलब है दूध में बसा किस रूप में होता है? तो वो किस रूप में होता है भैया? सस्पेंशन में होता है। ठीक है, उसके बाद है परसेंटेज ऑफ फैट इन बटर। ध्यान रखिएगा, बटर होटलों में खाते हैं, रेस्तरां में जाते हैं, बैंक्वेट में जाते हैं, तो यहां पर इस नाम को तो सुनते हैं और आप उसको मांगते भी हैं। तो वही बटर है, उसी बटर की बात हो रही है कि परसेंटेज ऑफ फैट इन बटर, जो बटर होता है उसमें बटर, उस बटर में जो आपका बसा है वो कितना है या कितना होना चाहिए? तो उसमें 80% बसा कितना होना चाहिए? अगर वो बटर है तो उसमें फैट कितना? 80%। अब कहोगे गांव में कहां देखने को मिलता है? तो इसको भैया गांव में भी देखते हैं। जब माताएं मथनी से उसको मथते हैं, तो जो उस ऊपर आकर के
मरने वाले से उसमें जो लग जाता है, जो निकाला जाता है, गांव की भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में बहुत सारी चीज़ कहते हैं, मैं उसको जनता ने, इसलिए उसका जिक्र मैं भी नहीं कर सका। तो वही जो निकलता है वही फैट है, और उसी फैट को वो लोग प्रोसेस करके मार्केट में प्रोडक्ट के रूप में लाया जाता है, लेकिन रहता वही है। तो उसके आगे है देखिए, एसिडिटी इन कर्ड ड्यू टू, एसिडिटी इन कर्ड, कर्ड का मतलब होता है दही। सामान्य भाषा में अगर हम अपनी शुद्ध देसी भाषा की बात करें तो जो दही होता है उसमें अम्लता किसके कारण होती है? तो दही में अम्लता का कारण होता है लैक्टिक एसिड। दही में अम्लता का कारण लैक्टिक एसिड होता है। उसके बाद है लिखा है हु रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क शुगर, दुग्ध शर्करा को किण्वन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दुग्ध शर्करा को किण्वन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। देखिएगा, चूंकि यहां पर भी अंडरलाइन करना आपको जरूरी है, कोई भी जीव हो, वनस्पति हो, अगर इसका साइंटिफिक नेम लिखा जाता है तो भैया ये किया जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है देखिए, फैट परसेंटेज इन कर्ड प्रिपेयर्ड बाय प्योर मिल्क, फैट परसेंटेज इन कर्ड प्रिपेयर्ड बाय प्योर मिल्क। अगर प्योर मतलब शुद्ध दूध के द्वारा अगर दही बनाया जा रहा तो उसमें जो है वसा की मात्रा कितनी है, ये देखिए यहां पर है, इसी की बात की जा रही है। तो कितना है? 5 से 7%। उसमें जो है वसा कितना होता है, मतलब हम लोग दही का अगर सेवन कर रहे हैं, क्योंकि अब वसा कह रहे हैं कि क्यों इतने हैं, अरे भैया उसी में से तो ये निकला है बटर, दही में से ही तो जब ये चीजें निकाल ली गई है तो वही तो जो बचा है वही है, तो उसमें से जो बचा रहा है, जो उसमें पाया जाता है दही में, वो कितना? 5 से 7%। तो ये एक बहुत अच्छा, गर्मियों में आपके सेहत के लिए बहुत आवश्यक होता है, लेकिन इस आधुनिकता के युग में दही का सेवन कौन करने वाला है? अब तो शरीर को बहुत सारी चीजें आ गई हैं, उसका तो नाम भी इतना है कि उसको बताना मुश्किल है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी सेहत के लिए सिर्फ नुकसानदायक है, कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। उसके आगे देखिए, रिक्वायर्ड ऑफ स्टार्टर फॉर मेकिंग दी कर्ड, शुद्ध भाषा में भैया जो ये होता है आपकी गाँव है, मतलब दही बनाने के लिए उसमें कितनी मात्रा में स्टार्टर पड़ता है। अब आप स्टार्टर शब्द चूंकि ये किताबों का है तो यही आपको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत कर रही है, लेकिन अगर गांव में आप देखे हैं तो उसको गांव की भाषा में, अब इसको थोड़ा सा कहना हमारे लिए भी मुश्किल है कि हर ये क्षेत्रीय भाषा में अपना अलग अलग नामों से उसका संबोधन करते हैं, तो उसको आप जानते हैं, लेकिन मैं वहां तक आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। शाम जब भी दूध गर्म हो जाता है, हमारे घरों में माताएं हैं, जब दूध गर्म हो जाता है तो वो देखिए दूध पूरा गर्म होने के बाद कुछ समय का वो इंतजार करते हैं और उस दूध के पास बार बार जाकर कर वहां उस दूध के तली तक अपने हाथ को ले जाते हैं या वो दूध तक अपने एक उंगली को टच करते हैं और वो देखते हैं दूध का टेम्परेचर कितना है। और जब उनको लगता है कि दूध अब एक नॉर्मल, जिसको कहते हैं क्या, उसको नॉर्मल गर्म होने का, गुनगुना गर्म होना जिसको एक तरह से कहते हैं, जब उस स्थिति में आ जाती है तब उनको लगता है कि अब इसमें स्टार्टर को डाल दिया जाए, और अगर उस स्थिति में स्टार्टर को डाला जाता है तो एक अच्छी दही बनती है। तो वो स्टार्टर इसलिए डाला जाता है क्योंकि उसमें फंगस को मिलाना है, और वही फंगस जो स्टार्टर में वही चीजें होती है। तो उसको तो देखिए यहां पर लिखा है 2 से 5%, लेकिन वो जो गुनगुना गर्म होता है तो उसको एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म जीव किस तापमान पर सबसे अच्छी एक्टिविटी करते हैं, या मतलब सबसे ज्यादा प्रवर्धन करते हैं या सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। वो टेम्परेचर अगर आप सामान्यतः देखे हो, बहुत जगह आपको बताया भी गया होगा, तो वो 25 to 35, 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो चीज गुनगुना गर्म होता है उसका टेम्परेचर मोर देन 28 होता है या 30 से 32 होता है। और उसी टेम्परेचर का हमारी माताओं को एग्जैक्ट इस चीज की टेम्परेचर उस डिजिट के रूप में नहीं पता होता है, लेकिन एक उनका अनुभव है जो उन चीजों को पता रहता है, और उसी टेम्परेचर पर पहुंच करके और इसमें उसी स्टार्टर को डाल देती है। और जब वो स्टार्टर को डाल देती है और दही को 6 से 8 घंटे का समय दे दिया जाए, स्टार्टर डालने के बाद 6 to 8 आवर अगर मिल रहा तो एक अच्छे रूप में वो दही के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो स्टार्टर डाला जाता है 2 से 5, पूरी थोड़ी सी इसलिए हमने आपको चर्चा कर दिया क्योंकि वो गांव में देखते हैं, लेकिन कभी आप माइंड नहीं करते आखिर ये है क्या चीजें, हो सकता है हम आप भी उसको किए हो।
तो आगे देखिए, परसेंटेज ऑफ खोआ इन काउ मिल्क, गाय के दूध में से, अगर गाय के दूध से अगर खोआ बनाया जा रहा तो उससे कितना मिलता है, तो उसमें देखिए मिलता है 18 से 20%। तो ध्यान रखिएगा, खोआ के नाम पर इस आपके देश में बहुत बड़ा इसमें अपमिश्रण किया जा रहा है और ये टोटली भारत के एक आम नागरिक के सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसलिए मार्केट से खोआ कभी भी आपको शायद ही ऐसा हो कि आपको सही मिल जाए, अन्यथा संभावनाएं बहुत कम है। इसलिए ये खोआ के नाम पर बहुत सारी स्थितियां दिखाई दे रही है, जितने भी जांच आते हो फेल दिखाई देते हैं। इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि जब भी खोआ का आपको कोई चीज़ करना हो तो वो अपने घर में अगर वो बना रहे हैं तो वही अच्छा होगा, अन्यथा वो खोआ आपको अच्छी रूप में कभी नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है आगे, परसेंटेज ऑफ खोआ इन बुफेलो मिल्क, मतलब अगर भैंस के दूध से खोआ बनाया जा रहा है तो उसके दूध में खोआ की कितना मात्रा होती है, तो आप देख लीजिए उसमें लिखा है 22 से 25%। तो एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा आपको और दिक्कत कर रहा होगा, हमने यहाँ परसेंटेज में लिखा है कि 18 से 20%, और गाँव में जब आप दूध देते हैं, अगर जो भी दूध देता है दुकान वाले को, तो देखे सुने होंगे कि वो दूध से वो खोआ बनाता है, तो उसको दूध जब खोआ कम पड़ता है तो वो बताता है कि भाई दूध में पानी है, दूध सही नहीं है, क्योंकि हमने खोया जलाया और खोआ उसमें नहीं सही मिला। तो ध्यान रखिएगा, अगर उसको बेड के रूप में वो बताता है तो अगर वो गाय का दूध है उससे 180 से 200 ग्राम खोआ मिलेगा, और इसी में एक शून्य बढ़ा ले तो आपका परसेंटेज है आके, ठीक है, परसेंटेज का मतलब 100, तो वहां इसका मतलब अगर गाय का खोआ है तो गाय के दूध का खोआ है तो उससे कितने ग्राम होगा, 180 से 200 ग्राम। और यही चीज अगर भैंस के दूध से है तो 220 से 250, मतलब 200 से 250 ग्राम खोआ किसके दूध से मिलेगा, भैंस के दूध से। तो यहां पर मात्रा वो परसेंटेज में दी गई है, और अगर आपको उसको ग्राम में देना होगा तो कुछ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ जीरो जो है हो जाएगा। ठीक, आगे आइए। उसके बाद लिखा है परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन बुफेलो खोआ, अगर भैंस का खोआ है तो उसमें प्रोटीन कितना होगा भाई, तो उसमें प्रोटीन कितना होगा, 18% या 18%। ध्यान रखिएगा यहां पे लिखा है 18%। उसके बाद आपका लिखा है परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन काउ मिल्क, काउ मिल्क, गाय के दूध के खोआ में, अगर गाय के दूध का खोआ है तो उसमें कितना है, 19। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछता है कि छेना का नाम ले लेता है कि किसके दूध का छेना, ये तो एक बहुत पॉपुलर स्वीट्स हो गई है इंडिया में। किसी भी आप सेरेमनी में जाए तो वहां पर आपको इस चीज का वो सर्व किया जाता है, और ये आपको हर एक की एक चाहत भी होती है कि वो मिले। तो उसमें अगर भी एक सवाल पूछा जाता है आपके पढ़े लिखे भाषा में, किसके दूध का छेना अच्छा होता है, तो कभी भी अगर ये चीजें आपसे पूछी जाए तो ध्यान रखिएगा वो आपके गाय के दूध का छेना सबसे अच्छा होता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो भैंस के दूध में फैट ग्लोब्यूल होते हैं वो बड़े होते हैं या उनकी साइज ज्यादा होती है, और गाय के दूध की जो फैट ग्लोब्यूल मतलब बसा कड़काए, वो छोटी होती है। तो उसमें जब आप खाते हैं तो उसमें एक चीज देखते हैं, तो उस पर पहले दबाते हैं, तो जब बसा कड़काए भैया छोटी होगी तभी वो स्पंज होता है। और आपको एक सामान्य भाषा में लगता है कि जो छेना में स्पंचिंग ज्यादा है वही छेना अच्छा होता है, तो गाय के दूध में जो बसा गड़काई भी छोटी होती है तो वो स्पंचिंग अच्छा होता है। तो आपको भी ऐसा एक अनुभव होता है कि नहीं ये अच्छा है, लेकिन सच भी यही है कि गाय के दूध का ही छेना जो है अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर हर चीज मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन जो जहां पे आ रहा मैं इसीलिए आप तक पहुंचा रहा हूं, आप उसको लिखते रहिएगा ताकि वो आपके लिए एक सवाल के रूप में आपके पास एकत्रित होता रहे। उसके बाद है देखिए परसेंटेज ऑफ फैट इन खोआ, तो जैसे 25 से 26%। उसके बाद है परसेंटेज ऑफ फैट इन बुफेलो खोआ 36 से 37%। तो यहां पर सिर्फ डाटा दिया गया है। यहां पर देखिए हमने छेना का भी साथ लिखा है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन काउ छेना, अगर गाय का दूध है छेना, गाय के दूध के द्वारा बना हुआ छेना है तो उसमें पानी की मात्रा कितना है, तो वहां पे लिखा है 53 से 54%। और ये चाहे अगर भैंस के दूध का है तो उसमें कितना है, 51 से 52% है। उसके बाद इसके में फैट कितना, गाय के द्वारा गाय के दूध से बने छेना में फैट कितना है, 25% है, और भैंस के दूध द्वारा बने छेना में
फैट कितना है, 30% है। तो ये आपके मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं और इसमें से सीधे सीधे ये डाटा पूछाता है कि किसमें प्रोटीन पाई जाती है, इसमें टेम्परेचर क्या है, किसका क्या है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे हर पूरे मिल्क प्रोडक्ट्स को हमने समाहित नहीं किया है, संभव नहीं था मेरे लिए, लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो भी और चीज़ें भी अपना इसके साथ आप देख भी सकते हैं तो देखेगा भी। अब इसको अगर आप स्क्रीनशॉट चाह रहे हैं तो उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये आपका पूरा हो गया होगा। तो इसको आप अपना आप देखिएगा और इसको पढ़िएगा। आगे हम आपको तक और भी सब्जेक्ट या अन्य मैटर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।